C96 अध्याय 96। जू यू और यान मुलान दोनों लड़कियां नहीं गईं, वे बस ये जियो को दूर से देखते रहे। वरिष्ठ बहन, देखो, इस व्यक्ति ने जो आभा जारी की है उसमें एक शक्तिशाली शक्ति समाहित है। ऐसा लगता है कि वह पहले ही अराजकता धूल क्षेत्र के चरम पर पहुंच चुका है। यान मुलान, कनिष्ठ बहन और अग्निमय शरीर वाली लड़की ने यजियाओ को देखा और उसकी सुंदर आंखें असाधारण चमक से चमक उठीं, जैसा कि उसने अपनी वरिष्ठ बहन, बर्फ से बनी लड़की जूयू, जो उसके बगल में थी, से कहा। यान मुलान के शब्दों को सुनने के बाद जूयू की आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक उठीं, जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया और अविश्वास में कहा, आप सही हैं, और यह कोई सामान्य बल नहीं लगता है। इस बल में एक अलग स्तर का आकर्षण होता है, मुझे इसे कैसे समझाना चाहिए? ये कुछ अलग तरह का है। जब दोनों लड़कियां ये जियाओ को देख रही थीं, तो उन्होंने देखा कि जो कपड़ा ये जियाओ के चेहरे को छिपा रहा था, वह नीचे खिसक गया और ये जियाओ का चेहरा सामने आ गया। ये है, ये जियो। दोनों लड़कियां सदमे में थीं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति, ये जियाओ, उनका निशाना होगा। बड़ी बहन, उसे देखो, यह व्यक्ति ये जियो है जिसे हम बहनें तलाश रही हैं। यान मुलान ने जल्दी से ये जियाओ की ओर इशारा करते हुए बोला। जू यू की आंखें चमक उठीं और उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे थे वह वही व्यक्ति था जो पूल में था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी और उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़ी बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? यान मुलान ने चिंतित होकर पूछा। जू यू ने कुछ देर सोचा और अपना सिर हिलाया। हम कुछ नहीं कर सके, वह बहुत शक्तिशाली है, हम उसे हरा नहीं सके, मारना तो दूर की बात है। हेंग, जैसे ही दोनों लड़कियां बात कर रही थीं, एक शक्तिशाली आभा आगे आई और उन पर टिक गई, जिससे उनकी आंखें थोड़ी रुक गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कौन है भाई? जू यू ने चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप दोनों उस ये जियो को नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन आप वास्तव में यहाँ छिपे हुए हैं। क्या आप इस मिशन को पूरा नहीं करना चाहते हैं? जैसे ही जू यू की आवाज़ फीकी पड़ गई, एक ठंडी आवाज़ एक शक्तिशाली ठंडे इरादे के साथ प्रसारित हुई जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। आसमान अचानक ठंडा हो गया और बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। इसके अलावा तालाब की सतह पर तुरंत बर्फ जमने लगी। यह अचानक ठंडापन जू यू की ओर से नहीं बल्कि एक अलग व्यक्ति की ओर से था। अगले ही पल दोनों लड़कियों ने उनसे कुछ ही दूरी पर शून्य में एक सफ़ेद वस्त्रधारी आकृति को प्रकट होते देखा। यह आकृति लगभग 20 के आसपास की लग रही थी और उसका शरीर तेज ठंडी हवा से घिरा हुआ था, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। उसकी नजरें तेज थीं, उनकी पुतलियों से गहरे प्रकाश की किरणें निकलीं। उसकी त्वचा बेहद सफ़ेद थी, मानो वह इस दुनिया से आया ही न हो। वह मूल रूप से एक अत्यंत सुंदर युवक था, लेकिन उसने लोगों को स्त्री जैसा एहसास दिया और वास्तव में वह उसके करीब नहीं जाना चाहता था। लू मिंग, इस युवक को अचानक सामने देखकर दोनों लड़कियां एक साथ चिल्ला उठीं। उनकी आंखों में डर की झलक थी। लू मिंग ब्लड शैडो टॉवर की युवा पीढ़ी की नंबर 1 प्रतिभा थी। ब्लड शैडो टॉवर में उनका अत्यंत उच्च स्थान था। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू यू की तरह लू मिंग का शरीर भी बर्फ से बना हुआ था। हालांकि जू यू के विपरीत, उसने वास्तव में अराजकता की भावना को जागृत किया था। अराजकता आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कदम रखा था। वह केवल 26 वर्ष का था, लेकिन उसकी साधना पहले ही अराजकता आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुकी थी। उन्हें अत्यंत प्रतिभावान प्रतिभा वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। यह एक ज्ञात तथ्य था कि किसी व्यक्ति को अराजकता की आत्मा के दायरे में कदम रखने के लिए अराजकता की भावना को जागृत करने की आवश्यकता होती है। इस मामले के कारण ये भी है कि कैओस स्पिरिट रियल्म योद्धा बनना अनगिनत लोगों के लिए आसान नहीं है और उन्हें कैओस स्पिरिट पिल की मदद की ज़रूरत थी। अराजकता की भावना को जागृत करने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। नहीं, आत्मा को जगाना बिल्कुल अलग बात है। केवल एक भावना को जागृत करने और आत्मा सम्मलन के 3 चरणों से गुजरने से, जहां एक योद्धा अराजकता की जागृत भावना के साथ जुड़ जाता है, जिससे वे अराजकता के नियमों को समझने और कई ताकतों को समझने में सक्षम होते हैं।
संक्षेप में, अराजकता की भावना वह कड़ी है जो एक योद्धा को अराजकता के नियमों की शक्ति को समझने में सक्षम बनाती है। लू मिंग एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हालांकि ब्लड शैडो टॉवर एक अंधेरे संगठन से संबंधित था और यह एक संदिग्ध व्यवसाय था। इसलिए ब्लड शैडो टॉवर आमतौर पर अंधेरे में रहता है। यदि रेड स्टार सीक्रेट रियल्म का उद्घाटन नहीं होता तो उन्होंने रेड स्टार टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया होता। इसके अलावा, हालांकि ब्लड शैडो टॉवर के कई लोगों ने टूर्नामेंट में भाग लिया, लेकिन वे सभी अपनी ताकत छिपाते थे और कभी इसका खुलासा नहीं करते थे। और तथ्य यह है कि लू मिंग के पास वास्तव में कैश स्पिरिट दायरे की खेती का आधार था और वह अभी भी रेड स्टार सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने में सक्षम था, जो किसी भी कैश स्पिरिट दायरे योद्धा को प्रवेश करने से रोकता है। केवल लू मिंग ही जानता है कि उसने ये कैसे किया। ब्लड शैडो टावर एक सच्चा अंधकार में संगठन था। इसकी शाखाएं स्टार 1 क्षेत्र के हर कोने तक फैली हुई थीं। ऐसी अफवाहें भी थीं जिनमें कहा गया था ब्लड शैडो टॉवर वास्तव में एक विदेशी संगठन था। इसका मुख्यालय स्टार 1 क्षेत्र के बाहर स्थित था। इसकी ताकत स्टार 1 क्षेत्र के लोगों की कल्पना से परे हो सकती है। एक बात और थी, हालांकि ब्लड शैडो टावर एक संगठन था, लेकिन इसमें लोग एकजुट नहीं थे। उनके लिए लड़ाई झगड़ा आम बात थी। ब्लड शैडो टॉवर में शामिल होने का कारण अधिक व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना था। लू मिंग हमेशा से जू यू और यान मुलान को अपना बनाना चाहता था। हालांकि बिना किसी अपवाद के दोनों लड़कियों ने उनका कड़ा विरोध किया। अंत में लू मिंग का अंत केवल विफलता में ही हो सका। यह मैं हूं। आप दोनों और भी अधिक सुंदर लग रहे हैं। लू मिंग की निगाहें चंचल थीं और वह बार बार उन दोनों को देख रहा था, खासकर यान मुलान की छाती पर जो हल्का सा दिखाई दे रहा था। वह काफी देर तक रहा। उसकी आंखों में कामुक रोशनी अतुलनीय रूप से तीव्र थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आश्चर्य है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने रेड स्टार गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया। जब जू यू ने लू मिंग की नज़र देखी तो उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखी। वह अपना संदेह पूछे बिना नहीं रह सकी। वरिष्ठों को डर था कि आप दोनों मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे आप दोनों सुंदरियों की मदद करने के लिए यहाँ भेजा। जहाँ तक बात है कि मैंने गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया, यह मेरा रहस्य है। यदि आप दोनों बनने के लिए सहमत हैं, मुझे आप दोनों को ये बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैंने गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और उनके शब्द कुछ हद तक तुच्छ थे। हमें अपने मिशन में भाग लेने के लिए आपको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए और मुख्यालय लौट आना चाहिए। और साथ ही हम यह नहीं जानना चाहते हैं कि आप गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश करते हैं। वैसे भी ऐसा नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जू यू ने कहा। उसने तुरंत लू मिंग को जाने के लिए कहा। अगर लू मिंग यहाँ रहना जारी रखती है तो यह अनिवार्य रूप से दोनों लड़कियों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मैं जाऊं या ना जाऊं, इससे तुम दोनों का क्या लेना देना। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब लू मिंग की नज़र जू यू और यान मुलान के खूबसूरत शरीर पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जब तक क्या? जू यू ने ठंडे स्वर में पूछा। जब तक तुम दोनों आराम से मेरी सेवा नहीं कर सकते। हा 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 हा। लू मिंग ने बिना किसी रोक टोक के कहा और जोर से हंसा। जैसे ही वह बोला, वह तैरने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे दोनों लड़कियों की दिशा की ओर बढ़ने लगा। बेशर्म। लू मिंग की बातें सुनने के बाद जू यू तुरंत क्रोधित हो गई और उसने लू मिंग को डांटा। मैं बेशर्म हूँ। जब तुमने कहा कि मैं बेशर्म हूँ, तो आज मैं तुम्हें अपनी बेशर्मी हमेशा के लिए दिखा दूंगा। लू मिंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। एक पल में लू मिंग के शरीर से और भी मजबूत आभा फूट पड़ी। दोनों लड़कियों को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका दिए बिना लू मिंग ने अपनी हथेली से प्रहार किया, जिससे हथेली का एक बड़ा निशान हवा में दिखाई दिया और जू यू और यान मुलान के नाजुक शरीर की ओर जा गिरा। जू यू की नज़रें केंद्रित हो गईं और वह यान मुलान को दूर धकेलते हुए जल्दी से बच गई। वह जानती थी कि लू मिंग की ताकत कितनी भयानक थी। केवल अगर वह और यान मुलान अपनी ताकत मिलाकर लड़ेंगे तो ही वे वास्तव में लू मिंग का सामना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे लू मिंग के मुकाबले के नहीं थे। यदि वे दोनों लू मिंग के हाथों में पड़ गए
तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। वहीं यान मुलान ने बैठकर मौत का इंतजार नहीं किया। उसकी उंगलियों से लौ की एक लहर निकली जो लू मिंग के शरीर की ओर बढ़ी। वह जहां भी जाता ऐसा लगता जैसे वह सब कुछ पिघला सकता है। अध्याय 97 लू मिंग द जीनियस। आप जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानते। लू मिंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने तेजी से एक हथेली निकाली और यान मुलान की लपटों से टकरा गया। गड़गड़ाहट, एक भयानक आवाज सुनाई दी। विनाशकारी शक्ति शून्य में फैल गई। टक्कर से यान मुलान का शरीर उड़ गया और लगभग तालाब में गिर गया। दूसरी ओर लू मिंग द्वारा जारी की गई हथेली की छाप बंद नहीं हुई। इसने जू यू के शरीर को पकड़ना जारी रखा। हथेली के निशान पर एक भयानक विनाशकारी शक्ति प्रवाहित होती थी। इसका आकार विशाल हो गया जिसने संपूर्ण अंतरिक्ष को ढक लिया। हालांकि जैसे ही विशाल हथेली जू यू के शरीर को पकड़ने ही वाली थी, एक भयानक ज्वाला बाण तेजी से पलटा। उस पर बहने वाली भयानक ज्वाला शक्ति उस आक्रामक शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी जो यान मुलान ने पहले छोड़ी थी। जब लू मिंग को ज्वाला बाण की भयानक विनाशकारी शक्ति का एहसास हुआ तो उसकी आंखें केंद्रित हो गईं। वह जानता था कि यान मुलान ने उससे निपटने के लिए बेहद शक्तिशाली अग्नि विशेषता युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने सोचा कि वह शक्तिशाली है और उसकी युद्ध शक्ति अद्वितीय है, उसके पास ऐसे भयानक हमले से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू मिंग ने अपनी हथेली पीछे खींच ली और तेजी से चकमा देकर किनारे हो गया। चल दर। इस अवसर का लाभ उठाते हुए यान मुलान ने जू यू से उत्सुकता से कहा। जू यू, जिसे बचा लिया गया था, ने लू मिंग की भयानक ताकत को महसूस किया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से पूल के केंद्र की ओर भागीं। आप कहाँ जा रहे हैं? लू मिंग की आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी और वह तेजी से उनके पीछे चला गया। झटका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लू मिंग को अपना पीछा करते हुए देखकर यान मुलान ने अपने हाथ में ज्वलंत क्रॉसबो का उपयोग करके एक और लौ तीर चलाया जिससे हवा के झोंके जैसी कान भेदी ध्वनि निकली। लू मिंग ने ज्वाला तीर के हमले को चकमा दे दिया, इसलिए उसके पीछा करने की गति स्वाभाविक रूप से थोड़ी धीमी हो गई। बड़ी बहन, हमें क्या करना चाहिए? यान मुलान के सुंदर चेहरे पर एक चिंतित भाव दिखाई दिया। उसका फायर क्रॉसबो एक दिन में केवल 5 ज्वाला तीर ही बना सकता था। वह पहले ही उनमें से 2 का उपयोग कर चुकी थी और उसके पास केवल 3 ज्वाला तीर बचे थे। उसके हाथ में फायर क्रॉसबो एक टॉप ग्रेड सोलबाउंड हथियार था जो उसके मालिक ने उसे दिया था। प्रारंभिक चरण के कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा के लिए ज्वाला तीर के हमले से बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना शक्तिशाली हथियार लू मिंग को चोट पहुंचाने में असमर्थ था। ये देखा जा सकता है कि लू मिंग कितनी शक्तिशाली थी। हम इसके बारे में पूल के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद बात करेंगे। जू यू का चेहरा भी चिंता से भर गया। जब उसने ये शब्द कहे तो उसके दिल में भी अनिश्चितता थी। दोनों लड़कियां तेजी से पूल के मध्य भाग की ओर उड़ गईं और जल्द ही ये जियाओ के सिर के ऊपर आकाश में पहुंच गईं। इस समय लू मिंग ने उन्हें पकड़ लिया था। बिना एक शब्द कहे उसने हथेली से एक अतुलनीय भयानक प्रहार किया। दोनों लड़कियों ने अपने हमलों को संयुक्त किया और एक बर्फ और आग का मौलिक हमला किया। ये लू मिंग के विशाल आइस पाम हमले से टकराया जिससे एक भयानक झटका लगा। टक्कर के जोर से दोनों लड़कियां पीछे हट गईं और उनके मुंह के कोने से खून बहने लगा। लू मिंग की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। लू मिंग के सामने उन दोनों को अपने दिलों में शक्तिहीनता की भावना महसूस हुई। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं और अपनी सारी ताकत लगा दें, फिर भी वे लू मिंग के सामने मर जाएंगे। अब तुम बच नहीं पाओगे, अब समर्पण कर दो। जब लू मिंग धीरे धीरे दोनों लड़कियों के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आए। लू मिंग, बेहतर होगा कि आप इतने अहंकारी न बने। मेरा दोस्त यहाँ खेती कर रहा है। यदि आप उसे क्रोधित करेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। यान मुलान का चेहरा डर से भर गया जब उसने लू मिंग को अपनी ओर आते देखा। वह ये जियाओ को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हताशा के एक क्षण में यान मुलान ने वास्तव में ये जियो को अपना दोस्त कहा और उसे उन दोनों के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक मित्र। यान मुलान की बातें सुनने के बाद लू मिंग के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई।
उसकी नज़र ये जियाओ पर पड़ी जो पानी के तालाब में था। क्या यह आपका दोस्त है? मैंने उसके बारे में कुछ खास नोटिस नहीं किया है। इसके अलावा उसकी खेती का आधार केवल कैओस 10 दायरे में है। मुझे मत बताएं कि आपको लगता है कि वह मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है। एक कैओस स्पिरिट क्षेत्र योद्धा, लू मिंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। जब उसने देखा कि ये जियाओ की खेती का आधार केवल कैओस 10 दायरे में था, तो वह केवल अपने दिल में व्यंग्य कर सकता था, ये सोचकर कि यान मुलान समय के लिए रुक रहा था। आपको इसे आजमाने के बाद ही पता चलेगा कि वह आपके लिए खतरा हो सकता है या नहीं। यान मुलान की आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि उसने जो किया वह थोड़ा अनैतिक था, लेकिन लू मिंग की धमकी से बचने के लिए वह कोई दूसरा रास्ता नहीं सोच सकी। वह जानती थी कि ये जियाओ बहुत मजबूत था। हालांकि उनकी तुलना लू मिंग से नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी मदद से ये तीनों लू मिंग को हराने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि बहुत छोटा है, फिर भी वह एक अराजकता धूल क्षेत्र योद्धा है। मैं उसे एक ही वार से मार सकता हूँ। उस समय तुम दोनों को बिस्तर पर मेरी सेवा करनी होगी, लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर वह ये जियाओ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसी समय ये जियो के शरीर को निशाना बनाते हुए एक विशाल बर्फ का तार गिरा। बूम! अगले ही पल एक भयानक कंपन सुनाई दिया। लूमिंग की विशाल बर्फीली हथेली ये जियाओ के शरीर पर लगी। विनाशकारी शक्ति ये जियाओ के शरीर की सतह पर चलती रही, लेकिन ये सब ये जियो के शरीर के चारों ओर एक उग्र लाल अवरोध द्वारा अवरुद्ध था जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ था। यूनिवर्स एसेंस फ्लेम, फोर्थ फॉर्म, फ्लेम एनर्जी बैरियर। हाँ, ये यूनिवर्स एसेंस फ्लेम तकनीक का चौथा रूप था जिसे ये जियो ने बनाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यूनिवर्स एसेंस फ्लेम तकनीक के कुल 9 रूप थे। पहला रूप फ्लेम आमा था, दूसरा रूप फ्लेम ऑरा था, तीसरा रूप फ्लेम फिस्ट था और चौथा रूप फ्लेम एनर्जी बैरियर था। जहां तक बाकी 5 रूपों की बात है, ये जियाओ ने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया था। ये जियाओ खेती शुरू करने के लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि यह एक गुप्त क्षेत्र था और ये तालाब खुले में था। वह जानता था कि कोई उसे परेशान करने आ सकता है। उस समय यदि वह अभी भी खेती कर रहा था, तो उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है जिससे गंभीर चोटें आएंगी। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले फ्लेम एनर्जी बैरियर को सक्रिय किया जो खेती शुरू करने से पहले उन्हें बाहरी परेशानियों से बचा सकता था। सचमुच उनकी पसंद सही थी। इसने वास्तव में उसे एक महत्वपूर्ण क्षण में बचा लिया। अपने हमले को अवरुद्ध होते देख लू मिंग की आंखें थोड़ी केंद्रित हो गईं। उसे लगा कि उसका हाथ सुन्न हो गया है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए, मानो उसने कभी सोचा ही न हो कि ये जियाओ पहले से ही कार्ड रख देगा। दूसरी ओर ये जियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उस पर हमला किया है तो वह तुरंत जाग गया, लेकिन फ्लेम एनर्जी बैरियर ने उसे रोक दिया। उसकी आंखें तेज थीं और उसके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली शक्ति घूम रही थी। ये देखने में अद्भुत दृश्य था। ये जियाओ ने अपनी आंखें लू मिंग पर टिकाईं और उसकी आंखों की पुतलियों से एक ठंडी रोशनी निकली। उसने कहा, तुम कौन हो? जब मैं खेती कर रहा था तो तुमने मुझ पर छिपकर हमला क्यों किया? वह ब्लड शेडो टॉवर का लू मिंग है। वह बहुत मजबूत है, तुम्हें सावधान रहना होगा। यान मुलान ने ये जियो को याद दिलाया। यदि ये जियो को गलती से लू मिंग ने मार दिया होता, तो उन दोनों के बचने की कोई संभावना नहीं होती। ये जियाओ की नज़र यान मुलान पर ठंडी नज़र से पड़ी। हालांकि उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, फिर भी वह अनुमान लगा सकता है कि ये दोनों महिलाएं खुद को बचाने के लिए उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही होंगी। आप इन 2 लड़कियों के दोस्त हैं, ठीक है। आपकी रक्षा खराब नहीं है। हालांकि यह मत सोचिए कि सिर्फ एक साधारण फ्लेम एनर्जी बैरियर मेरे खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी अच्छा है। लू मिंग की ठंडी आंखें ये जियाओ के शरीर पर घूम गईं और गर्व से बोलीं, अब मैं तुम्हें खुद को मारने का मौका दूंगा, अन्यथा अगर मैंने कार्रवाई की तो तुम्हारी लाश भी नहीं बचेगी। लू मिंग की आवाज़ शक्तिशाली थी और उसने ये जियाओ से खुद को मारने की मांग की। लू मिंग की किस प्रकार की स्थिति है? वह अहंकारी होने का आदी था। वह लू मिंग कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा से नीचे के किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उसके खिलाफ समान शर्तों पर लड़ सकता था, अकेले ये जियो को छोड़ दें जो केवल कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था। खुद को मार डालो, क्या तुम्हें यकीन है?
ये जियाओ ने लू मिंग को मजाकिया नजर से देखा। उनकी आंखें भी गर्व से भर आईं। वर्तमान में ये जियो का खेती का आधार पहले ही अराजकता आत्मा क्षेत्र के चरम पर पहुंच चुका था। कहने की जरूरत नहीं, उसकी अपनी ताकत अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। वह लू मिंग से कैसे डर सकता है? क्या गलत है? आप नहीं चाहते? लू मिंग ने अपनी भौहें उठाईं, जैसे कि वह ये जियाओ के गौरव को महसूस कर सके, और पूछा। अध्याय 98 मेंग शाह, क्या गलत है? आप नहीं चाहते? लू मिंग ने अपनी भौहें उठाईं, जैसे कि वह ये जियाओ के गौरव को महसूस कर सके, और पूछा। मैं 3 तक गिनूंगा और तुम्हें इस जगह से गायब हो जाना चाहिए। यदि नहीं, तो तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। ये जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, उनकी आवाज प्रभुत्व से भरी थी। तुम सच में नहीं जानते कि मृत्यु क्या है। ये जियो ने जो कहा उसे सुनने के बाद लू मिंग ने तुरंत निर्णय लिया। वह ज़ुयू और यान मुलान के सामने कैसे हार सकता था? वह ये जियाओ को मारने के लिए क्रूरतम तरीके का इस्तेमाल करना चाहता था। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, लू मिंग के शरीर से एक शक्तिशाली बर्फीली आभा फूट पड़ी। उसके केंद्र में होने से आसपास का तापमान अचानक तेजी से गिर गया। हवा तुरंत ठंडी हो गई क्योंकि हर जगह धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही थी। लू मिंग ने अपने हाथ लहराए और उसकी हथेलियों के बीच बर्फीली ऊर्जा की लहरें उठीं। यह एक मजबूत विनाशकारी शक्ति में बदल गया और ये जियाओ के शरीर की ओर दौड़ पड़ा। ये जियाओ की आंखों से एक भयानक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। उसका शरीर चमक उठा और लू मिंग के हमले से बच गया। उसने एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के ऊपर एक भयानक विनाशकारी शक्ति प्रवाहित हो रही थी। मुक्का लू मिंग के शरीर को निशाना बनाकर मारा गया था। लू मिंग की आंखें गंभीर हो गईं, मानो उसे ये जियाओ की गति इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं थी। टकराना। जब दोनों के वार टकराए तो गगनभेदी ध्वनि उत्पन्न हुई। जैसे ही ये जियाओ की हथेली लू मिंग की भयानक बर्फ की हथेली के संपर्क में आई, ये जियाओ को लगा कि उसकी बांह तुरंत बर्फ की परत से ढक गई है, जिससे उसकी बांह ठंडी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका हाथ बर्फ से टूटने वाला है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब ये जियाओ को अपनी हथेली में ठंडक महसूस हुई तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह अपने शरीर पर हमला करने वाली बर्फीली ऊर्जा की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। ऐसा लगता था मानो यह ऊर्जा उसके हाथ को पूरी तरह से जमा देने और उसके टुकड़े टुकड़े कर देने में सक्षम थी। जैसे ही ये जियाओ की हथेली लू मिंग की भयानक बर्फ की हथेली के संपर्क में आई, ये जियाओ को लगा कि उसकी बांह तुरंत बर्फ की परत से ढक गई है, जिससे उसकी बांह ठंडी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका हाथ बर्फ से टूटने वाला है। जब ये जियाओ को अपनी हथेली में ठंडक महसूस हुई तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह अपने शरीर पर हमला करने वाली बर्फीली ऊर्जा की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। ऐसा लगता था मानो यह ऊर्जा उसके हाथ को पूरी तरह से जमा देने और उसके टुकड़े टुकड़े कर देने में सक्षम थी। दिलचस्प। ये जियाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बर्फीली ऊर्जा के गुणों को समझने के बाद वह चेहरे पर मुस्कान के साथ बुदबुदाया। अगले ही पल एक लौ ने तुरंत उसकी पूरी बांह को ढक लिया, जिससे उसकी बांह पर बर्फ तुरंत पिघल गई और अपनी मूल स्थिति में लौट आई। जबरदस्ती बर्फीली ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई। दूसरी ओर टक्कर के बाद लू मिंग का शरीर प्रभाव से पीछे हट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आंतरिक अंग घूम रहे थे और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह ये जानकर भयभीत हो गया कि ये जियाओ ने उस पर हमला करने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके कारण ही उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं। यदि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया होता तो क्या होता? लू मिंग ने अपने शरीर को स्थिर किया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई। पहली बार जब वे टकराए तो उन्हें नुकसान हुआ था। वह इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते थे कि उनसे बहुत छोटा कोई व्यक्ति उन्हें इतना बड़ा झटका दे सकता है? दिलचस्प। शब्द को बुदबुदाने के बाद ये जियो ने लू मिंग के ठीक होने का इंतजार किए बिना एक बार फिर लू मिंग के शरीर पर एक और मुक्का मारा। फ्रॉस्ट स्काई। जब लू मिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने अपना सिर उठाया और पाया कि ये जियो उस पर हमला कर रहा है। अपने गुस्से में लू मिंग उग्र रूप से दहाड़ने लगा और लगातार अपनी हथेली पर वार करने लगा। एक के बाद एक आइस पाम को मार डाला गया, जो बाद में एक आइस जेल में बदल गया, जिसमें ये जियो को अंदर ही बंद करने का प्रयास किया गया।
टकराना। हालांकि जैसे ही ये जियाओ का हमला बर्फ की जेल से टकराया, एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति बर्फ जेल की सतह पर फैल गई, जिससे बर्फ जेल हिंसक रूप से हिलने लगी। उसकी सतह पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दी और अगले ही पल गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति के कंपन के तहत बर्फ की जेल फट गई और कई बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई। वे जमीन पर गिर पड़े। 300/2,501,729,136,817। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दृश्य देखकर युद्ध देख रही दोनों लड़कियों का कलेजा कांप उठा, उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ये बिल्कुल बहुत शक्तिशाली था। लू मिंग की ताकत अविश्वसनीय थी। वह एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो अराजकता आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया था। लू मिंग के सामने उन दोनों का बचना बेहद मुश्किल था। हालांकि इस समय शक्तिशाली लू मिंग को एक ऐसे युवक ने दबा दिया था जो केवल गैस डस्ट दायरे में था। इसके अलावा ये युवक वास्तव में बहुत छोटा था। ये सब अविश्वसनीय था। यदि यह तथ्य न होता कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा होता, तो वे इस पर विश्वास नहीं करते। बड़ी बहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि लू मिंग भी उससे दब गई थी। ऐसा लगता है जैसे उसने हमसे लड़ते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जू यू से कहते हुए यान मुलान की आंखें चमक उठीं। ये केवल कहा जा सकता है कि हम बहुत भाग्यशाली थे। अगर इस व्यक्ति का हमें मारने का कोई इरादा होता, तो हमारी जान बहुत खतरे में होती। जू यू ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने धड़कते दिल को दबाने की पूरी कोशिश की। कोई आश्चर्य नहीं कि काओ परिवार उसके सिर के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाने को तैयार था। ऐसा लगता है कि केवल मध्य या अंतिम चरण की अराजकता आत्मा क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा ही इस व्यक्ति को मार सकता है। यान मुलान ने भी आह भरी। टकराना। हालांकि इस समय एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। दोनों लड़कियों ने देखा कि लू मिंग ये जियाओ की मुट्ठी से टकराने के बाद समय पर बच नहीं सका और उसके कंधे के एक तरफ चोट लग गई। लू मिंग ने धीमी कराह निकाली और उसका शरीर बार बार पीछे की ओर खिसक गया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और वह तालाब में गिरते गिरते बचा। अरे, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, फिर भी तुम मुझे खुद को मारने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करते हो, क्या मजाक है? ये जियाओ ने लू मिंग पर व्यंग्य किया। उसने हवा में एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर तुरंत लू मिंग के सामने आ गया। वह भयानक आक्रामक शक्ति का प्रयोग करने वाला था। बच्चे, तुम सचमुच बहुत बड़े खतरे में पड़ गए हो। रहस्यमय आयरन जेड को सौंप दो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय एक बुरी आवाज एक निश्चित दिशा से प्रसारित हुई थी और यह ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। इस आवाज को सुनने के बाद ये जियो ने लू मिंग पर हमला करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसकी नज़र एक निश्चित दिशा में पड़ी और उसने काले कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। इस बूढ़े व्यक्ति के सफ़ेद बाल और दाढ़ी थी और उसका शरीर काली ऊर्जा से घिरा हुआ था। उन्होंने लोगों को बेहद खतरनाक एहसास कराया। मेंग शा। बूढ़े आदमी को देखकर लू मिंग, जू यू और म्यू यानलान की आंखें ठिठक गईं और उनके भाव बदल गए। उनके चेहरे तुरंत भय से भर गए। मेंग शा भी ब्लड शेडो टॉवर से थीं। वह एक स्वर्ण स्तरीय हत्यारा था और उसने अनगिनत कठिन हत्या मिशनों को पूरा किया था। स्टार वन क्षेत्र के कई सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ मेंग शा के हाथों मारे गए थे। उनमें से एक बहुत मजबूत था और आत्मा सम्मेलन के 3 चरणों के पहले चरण को पार कर चुका था। उस घटना ने स्टार फॉरेस्ट रीजन में काफी हलचल मचा दी थी। हे लू मिंग को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर मेंग शा की अभिव्यक्ति में उपहास का भाव झलक रहा था और उसने कहा, बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है? मात्र कैस डस्ट रियलम जूनियर का सामना करते हुए आप इतनी दयनीय स्थिति में कैसे हो सकते हैं? ये वास्तव में है, ये हमारे ब्लड शेडो टॉवर के नाम का अपमान है। जब लू मिंग ने मेंग शा को आते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मेंग शा यहाँ क्यों थी। रहस्यमय आयरन जेड। मेंग शा मिस्टिकल आयरन जेड चाहता था जो उसके पास था, लेकिन लू मिंग मिस्टिकल आयरन जेड किसी और को कैसे दे सकता है? ऐसा लगता है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है।
मिस्टिकल आयरन जेड को मैंने एक बहुत ही गोपनीय जगह पर छिपा दिया है। मैं अकेला हूँ जो उस जगह के बारे में जानता हूँ। ओल्ड मैन, मैं तुम्हें हार मानने और न सोचने की सलाह देता हूँ मिस्टिकल आयरन जेड के मालिक होने के बारे में। लू मिंग ने कहा। रहस्यमय आयरन जेड उसके शरीर पर था, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कहना चाहता था। मेंग शा एक लेट स्टेज कैश स्पिरिट दायरे का योद्धा था और उसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसके खिलाफ लू मिंग लड़ सके। ये व्यक्ति कई वर्षों से हत्या उद्योग में था और उसके पास युद्ध का बहुत अनुभव था। लू मिंग ने स्वीकार किया कि उनका मेंग शा से कोई मुकाबला नहीं था। छिपा रहा हूँ? क्या ये सच है? मैं पूरे समय से तुम पर नजर रख रहा हूँ। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुमने रहस्यमय आयरन जेड को कब और कहाँ छुपाया था। मेंग शा ने संदेह से कहा। उसकी ठंडी आंखें धीरे धीरे ये जियाओ के शरीर पर घूम गईं। ऐसा लगता है कि उसने ये जियाओ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ये जियाओ की खेती का आधार केवल कैओस डस्ट दायरे में था। ये जियाओ उसके ध्यान के योग्य कैसे हो सकता है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वैसे भी मुझे इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल, जैसे लू मिंग ने कुछ सोचा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, तुम्हारे लिए मिस्टिकल आयरन जेड प्राप्त करना असंभव नहीं है। जब तक आप इस व्यक्ति को मारने में मेरी मदद करेंगे, मैं आपको दोनों हाथों से मिस्टिकल आयरन जेड दूंगा। लू मिंग की बातें सुनकर मेंग शा की आंखें चमक उठीं। जब उसने पूछा, क्या ये सच है, तो उसकी पुतलियां चमक उठीं। सी 99 अध्याय 99 मेंग शा को तुरंत मारना। जब तक आप इस बच्चे को मारने में मेरी मदद करेंगे, मैं आपको दोनों हाथों से मिस्टिकल आयरन जेड दूंगा। लू मिंग ने ये जियाओ की ओर इशारा किया और नफरत से बोला। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी और दूर से भी उसके शरीर से हत्या का इरादा फूटता हुआ महसूस किया जा सकता था। लू मिंग यहीं और अभी ये जियो को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लू मिंग की बातें सुनकर मेंग शा की आंखों में चमक आ गई और उसने पूछा, क्या ये सच है? पुनर्तः सत्य। लू मिंग ने मेंग शा की ओर सिर हिलाया। और उसके बाद, उसने ये जियाओ को गर्व से देखा, लेकिन ये जियाओ के चेहरे पर कोई भावना नहीं झलकी। इससे उसे फिर से नफरत से अपने दांत पीसने पड़े। तो यह एक सौदा है। मेंग शा के चेहरे पर व्यंग्य था, जैसे उसे कोई बड़ा सौदा मिल गया हो। उनकी राय में, ये जियो को मारना लू मिंग को मारने से बेहतर था। आखिरकार, लू मिंग उनके ब्लड शैडो अलायंस का एक प्रतिभाशाली शिष्य था और उसकी स्थिति का एक अलग स्तर था जिसे वह, एक सोने के स्तर के हत्यारे के रूप में भी, अनदेखा नहीं कर सकता। बच्चे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा जीवन इतना मूल्यवान होगा। मुझसे मिलना तुम्हारा दुर्भाग्य है। मेंग शा ने ये जियाओ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। ये देखकर कि लू मिंग ने ये जियो, जू यू और यान मुलान को मारने के लिए मेंग शा को रिश्वत दी थी, उसके भाव थोड़े बदसूरत हो गए। ये जियाओ सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था। वे ही थे जिन्होंने ये जियाओ को इसमें घसीटा था। चाहे कुछ भी हो, उन्हें थोड़ा दोषी महसूस हुआ। क्या ऐसा है? ये जियाओ ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप लू मिंग और मेंग शा को लेन देन पूरा करते देखता रहा। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। बच्चे, क्या तुम मौत से नहीं डरते? मेंग शा ने कुछ दिलचस्पी के साथ पूछा जब उसने देखा कि ये जियाओ की अभिव्यक्ति अभी भी पहले जैसी ही थी, डर का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए, क्या ये जियाओ को डरना नहीं चाहिए? मुझे किस बात का डर है? ये जियो ने पूछा। ये लड़का बहुत घमंडी है। उस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। अभी उसे मार डालो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लू मिंग, जो एक तरफ खड़ा था, ने मेंग शा को याद दिलाया। वह ये जियाओ को इस दुनिया में एक और सेकंड जीवित रहते हुए नहीं देखना चाहता था। ठीक है। मेंग शा थोड़ी अधीर भी थी। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके शरीर से एक भयानक काली ऊर्जा निकली, जो कई काले जालों में बदल गई। ये काले जाल मेंग शा के शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे। ये बेहद भयानक था। आप उसे नहीं मार सकते। ये देखकर कि मेंग शा ये जियो पर हमला करना चाहती थी, जूयू और यान मुलान ने जल्दी से मेंग शा के शरीर को अवरुद्ध कर दिया। ये तुम दोनों हैं, बेटी। ब्लड शैडो टॉवर के हत्यारे के रूप में, मेंग शा स्वाभाविक रूप से जूयू और यान मुलान को जानता था। जब उसने देखा कि उन दोनों ने उसके हमले को रोक दिया है, तो मेंग शा की आंखों में तुरंत एक ठंडा भाव उभर आया। उसने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ।
मेरी योजना बर्बाद मत करो। दो मूर्ख महिलाएं, आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, वह नहीं। लू मिंग आगे बढ़े और जू यू और यान मुलान से ठंडे स्वर में कहा जब उन्होंने देखा कि ये दोनों लड़कियां मेंग शा का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं। लू मिंग को शामिल होते देख दोनों लड़कियों के भाव बदसूरत हो गए। बच्चे, अब तुम्हारे लिए नरक जाने का समय आ गया है। मेंग शा ने संकोच नहीं किया। इससे पहले कि उसकी आवाज़ फीकी पड़ जाए, उसके शरीर के चारों ओर का काला जाल एक शक्तिशाली दमनकारी आभा का उत्सर्जन करते हुए पागलपन से ये जियाओ के शरीर की ओर बढ़ गया। ये जियाओ की आंखें चमक उठीं। मेंग शा की तरह वह भी यहाँ लड़ाई में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बिना एक बार भी सोचे उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी और उसने बुदबुदाते हुए कहा, आत्मा का विनाश। और उसे बस यही चाहिए था। काले तंबू जो आश्चर्यजनक गति से ये जियाओ की ओर बढ़ रहे थे, राख में ढहने और जमीन पर गिरने से पहले अचानक हवा में ही जम गए। ये 300x25 खरब 1 अरब 72 करोड़ 91,36,817 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन न केवल लू मिंग बल्कि जू यू और यान मुलान को भी ये देखकर बहुत झटका लगा। जैसे ही उन्होंने मेंग शा को देखने और यह जानने के लिए अपना सिर उठाया कि क्या हुआ, उन्होंने देखा कि मेंग शा की आंखों की चमक खो रही थी और वह बेजान होकर जमीन पर गिर गया था। वह अब जीवित नहीं था। जब उन्होंने मेंग शा की लाश पड़ी देखी तो उनके भाव ठिठक गए। जू यू और यान मुलान के नाजुक शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। गर्व से खड़े उस युवक को देखकर उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। ब्लड शैडो टॉवर के हत्यारों के रूप में दोनों लड़कियों को ये कैसे नहीं पता था कि मेंग शा कितनी शक्तिशाली थी। ब्लड शैडो टॉवर के भीतर प्रत्येक स्वर्ण रैंक वाले हत्यारे के पास अविश्वसनीय ताकत थी और मेंग शा सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ था। उसने एक बार स्पिरिट फ्यूजन के 3 चरणों के पहले चरण में एक शक्तिशाली योद्धा को मार डाला था, लेकिन अब उसे एक ऐसे युवक ने मार डाला जो केवल कैओस 10 दायरे में था। और इस युवक ने महज 2 शब्द बुदबुदाक उसकी हत्या कर दी। ये सचमुच अविश्वसनीय था। वे मदद नहीं कर सके लेकिन डर से कांपने लगे, ये याद करते हुए कि उन्होंने कुछ समय पहले ये जियाओ पर हमला किया था। इसके अलावा उन्होंने उसे एक धोखेबाज के रूप में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की और लू मिंग का ध्यान अपनी ओर खींचा। लू मिंग का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने ये जियाओ से कहा, ये कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? मेंग शा को वास्तव में तुमने मार डाला था? यह नहीं हो सकता। लू मिंग ने पहले ये जियो के साथ लड़ाई की थी। वह जानता था कि ये जियाओ बहुत शक्तिशाली था, कम से कम उससे कहीं अधिक मजबूत। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियो इतना शक्तिशाली होगा कि वह मेंग शा को मार सकता है। उनकी राय में मेंग शा निश्चित रूप से 10 चालों के भीतर ये जियाओ की जान लेने में सक्षम होगी, अन्यथा वह मेंग शा को ये जियो पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाता। लेकिन अब ये जियो द्वारा मेंग शा को तुरंत मार दिया गया। उनकी नज़र में ये जियाओ ने मेंग शा को मारने के लिए किसी प्रकार की काली चाल निकाली होगी और ऐसा प्रतीत किया जैसे उसने केवल 2 शब्द कहकर मेंग शा को मार डाला। हालांकि चाहे कुछ भी हो, मेंग शा की मृत्यु एक पूर्ण सत्य थी जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। आपने उसे मुझे मारने के लिए उकसाया, अब जब वह मर गया है तो क्या आपकी बारी नहीं होनी चाहिए? ये जियाओ ने लू मिंग को ठंडी मुस्कान के साथ देखा और उसकी आवाज़ हत्या के इरादे से भरी थी। आप क्या चाहते हैं? ये जियाओ की बातें सुनने के बाद लू मिंग की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वह जानता था कि वह इस समय किस प्रकार की स्थिति में है। उसका दिमाग तेजी से अपने भागने के रास्ते के बारे में सोच रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम मेरे हाथों मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जियाओ की आवाज़ शक्ति से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के चारों ओर किसी प्रकार की भयानक आभा बनी हुई है। कदम दर कदम वह लू मिंग के शरीर की ओर बढ़ा। रहस्यमय आयरन ज़ैड को सौंपें जिसके बारे में मेंग शा ने बात की थी। ये जियो ने चलते हुए लू मिंग से कहा। उसने इस सामग्री के बारे में पहले भी सुना था जब वह इल्यूशनरी स्पिरिट गेट में था।
यह एक बहुमूल्य शिल्प सामग्री थी जिसे 10,000 साल पुराने परिष्कृत जेड द्वारा उच्च तापमान पर परिष्कृत किया गया था। इस सामग्री का उपयोग किसी हथियार पर उस हथियार को असामान्य रूप से तेज, कठोर और मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। उन्हें काले लोहे के भीतर भी विभिन्न विशेषताओं के साथ जोड़ा जा सकता है। ये जियो ने इस सामग्री को इन्फिनिटी एज ब्लेड पर उपयोग करने का निर्णय लिया था। रहस्यमय आयरन जेड। क्या रहस्यमय आयरन जेड? ये जियाओ की बातें सुनकर लू मिंग ने स्तब्ध होने का नाटक किया और कहा, मेरे साथ मूर्ख मत बनो। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मिस्टिकल आयरन जेड को सौंपोगे या नहीं। ये जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। लू मिंग की अभिव्यक्ति ने पहले ही उसके दिल में विचारों को उजागर कर दिया था। मैंने पहले ही मिस्टिकल आयरन जेड छिपा रखा है, मैं इसे अब आपको नहीं दे सकता। लू मिंग का दिल कांप उठा जब उसने ये जियाओ का दृढ़ रवैया देखा। अब उसका जीवन ये जियाओ के हाथों में था, इसलिए जब वह बोलते थे तो उनका आत्मविश्वास खो जाता था। इससे पहले कि लू मिंग अपनी बात पूरी कर पाता, उसके गले पर एक तेज ब्लेड दबाया गया, जिससे उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, जैसे कि वह अपनी आत्मा की कपकपी महसूस कर रहा हो। मैं इसे सौंप दूंगा, मैं इसे सौंप दूंगा। लू मिंग का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें डर से भर गईं। तभी उसके सामने एक रोशनी चमकी और उसकी हथेली में एक हथेली के आकार की वस्तु दिखाई दी। यह वस्तु गहरे हरे रंग की थी और हल्की चमक छोड़ रही थी। उसमें से रहस्यमय ऊर्जा की लहरें फैल रही थीं। रहस्यमय आयरन जेड। इस वस्तु को देखकर जू यू और यान मुलान की आंखें चमक उठी और वे सदमे में रोने से बच नहीं सके। मिस्टिकल आयरन जेड एक खजाना था जिसे लू मिंग ने एक हत्या मिशन से प्राप्त किया था। मेंग शा भी इस खजाने को पाने के लिए उत्सुक था, यही वजह थी कि वह लू मिंग का पीछा कर रहा था। लू मिंग के चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव प्रकट हुआ। उन्होंने ये जियो को मिस्टिकल आयरन जेड सौंप दिया। पहले तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था और मेंग शा को मुझे मारने के लिए भी उकसाया था। मुझे तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि तुमने मेरा साथ दिया, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चले जाओ। ये जियाओ ने मिस्टिकल आयरन जेड को हटा दिया और लू मिंग पर चिल्लाया। C100 क्लेश को ट्रिगर करना, भाड़ में जाओ। ये जियाओ ने मिस्टिकल आयरन जेड को हटा दिया और लू मिंग पर चिल्लाया। लू मिंग की आंखें चमक उठी और उसका दिल अनिच्छा से भर गया। उसका अस्तित्व कैसा था? उन्हें ब्लड शैडो टॉवर के नंबर 1 जीनियस के रूप में जाना जाता था। अब वह वास्तव में एक कैओस डस्ट रियल्म बव्वा द्वारा अपमानित किया गया था जो उससे कई साल छोटा था। उसने न केवल उसे घायल किया, बल्कि मिस्टिकल आयरन जेड भी छीन लिया, जिससे उसे जू यू और यान मुलान, दो महिलाओं के सामने अपना चेहरा खोना पड़ा, जिन दो महिलाओं को वह जीतना चाहता था। हालांकि ये जियाओ की ताकत उससे कहीं अधिक मजबूत थी। अभी तो वह केवल अपनी जान बचाना चाहता था, वो मरना नहीं चाहता। ये जियाओ की बातें सुनने के बाद लू मिंग ने ये जियो को गहरी नज़र से देखा, फिर मुड़कर चला गया। लू मिंग के जाने के बाद ये जियाओ की नज़र फिर से दोनों लड़कियों पर पड़ी और कहा, तुम दोनों को भी चले जाना चाहिए। ये जियाओ ने जो कहा उसे सुनने के बाद दोनों लड़कियों की आंखें चमक उठीं। वे परेशान दिख रहे थे। संघर्ष के एक क्षण के बाद यान मुलान ने ये जियाओ से कहा, लू मिंग हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर हम दोनों अभी चले गए तो मुझे डर है कि हम लू मिंग द्वारा मारे जाएंगे। तो फिर तुम क्या चाहते हो? ये जियाओ ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा। तुम तालाब में ही रहो, हम दोनों तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कृपया हम दोनों को भगाओ मत, ठीक है? यान मुलान ने बोलना जारी रखा, उसके शब्दों में थोड़ी याचना थी। आप पर है। चूंकि दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा था, इसलिए ये जियो को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हालांकि ये दोनों महिलाएं अपनी परेशानी से निपटने के लिए ये जियो का इस्तेमाल करना चाहती थीं। जब लू मिंग ने मेंग शा से ये जियो पर हमला करने का आग्रह किया, तो वे सबसे पहले उसके सामने खड़ी हो गईं और उसे उस पर हमला करने से रोक दिया। इससे पता चला कि इन दोनों महिलाओं का दिल बिल्कुल भी बुरा नहीं था। इसलिए ये जियाओ ने उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करके इन दो महिलाओं के साथ मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं किया।
दोनों लड़कियों से ये शब्द कहने के बाद ये जियाओ ने तालाब में गोता लगाना जारी रखा और जल्द ही बिना रुके तालाब से अराजकता ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया। ये जियाओ की आकृति को देखकर जू यू और यान मुलान की आंखें एक बार फिर चमक उठीं और उनके दिल जटिल भावनाओं से भर गए। बड़ी बहन, हमने उस मिशन को पहले ही स्वीकार कर लिया है। यदि हम इसे पूरा करने में असमर्थ हैं तो वापस लौटने पर हम इसे कैसे समझाएंगे? यान मुलान ने जू यू से कहा, हम बस पीछे हट सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें टॉवर द्वारा दंडित किया जाएगा, हालांकि हम कम से कम अपनी जान तो बचा सकते हैं। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि काऊ परिवार उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन मुझे डर है कि जैसे ही यह व्यक्ति यहां से बाहर निकलेगा काऊ परिवार बड़े खतरे में पड़ जाएगा। यान मुलान ने आह भरते हुए कहा। उसकी सुंदर आंखें असाधारण शोभा से चमक उठी। थोड़े समय के संपर्क के बाद ये जियाओ के खुले दिमाग और शक्तिशाली ताकत ने यान मुलान पर गहरी छाप छोड़ी थी। वह ये जियाओ की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या हुआ? आधे दिन से भी कम समय में आप इस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा करने लगे हैं। यदि आप कुछ दिनों के लिए बातचीत करें तो क्या आप उससे प्यार करने लगेंगे? यान मुलान की बातें सुनकर जू यू के सुंदर चेहरे पर तुरंत एक अस्पष्ट मुस्कान उभर आई, जैसे उसने चिढ़ाया था। यह अवधारणा कहाँ से आई? लेकिन वरिष्ठ बहन, जिस तरह से आप उन्हें देखती रहती हैं वह अलग है। यान मुलान का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने उपहास से भरी हुई बात कहने के लिए तुरंत अपना मुंह खोला। अरे लड़की, तुम सिर्फ बकवास करना जानती हो। जू यू घबराई हुई और हताश थी और यान मुलान के साथ लड़ते समय उसका चेहरा लाल हो गया था। तुरंत सारा स्थान हंसी की मधुर ध्वनि से भर गया। ये जियाओ पूल से कैओस एनर्जी को निगलने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि दोनों लड़कियां अभी किस बारे में बात कर रही थीं। इस बार ये जियाओ ने अपना मन बना लिया था। जब तक वह कैओस स्पिरिट दायरे में आगे नहीं बढ़ जाता तब तक वह तालाब नहीं छोड़ेगा। इसलिए भक्षण की प्रक्रिया लगभग आधे महीने तक चली। ये जियाओ का शरीर तालाब में डूबा हुआ था और वह खुद को पूरी तरह से भूल गया था। उसके शरीर पर एक हल्का सा प्रभामंडल छाया हुआ था जिससे वह बेहद रहस्यमय लग रहा था। जू यू और यान मुलान ने भी नहीं छोड़ा। वे तालाब से अराजकता ऊर्जा को भी अवशोषित नहीं कर रहे थे। हालांकि ये जानना होगा कि विशाल अराजकता ऊर्जा के अलावा तालाब में कुछ ऐसा भी है जो योद्धाओं को कुछ समझने में मदद करता है, और दोनों लड़कियां स्पष्ट रूप से समझ की स्थिति में प्रवेश कर चुकी थीं। 20वें दिन ये जियाओ के शरीर के चारों ओर हवा में एक शक्तिशाली आभा मंडराने लगी। 25वें दिन ये जियाओ के शरीर के चारों ओर का प्रभामंडल और भी मजबूत हो गया और प्रकाश की रोशनी में प्रभामंडल और भी मजबूत हो गया। ये जियाओ एक देवता की तरह था। महीने के अंत में ये जियाओ के शरीर से निकली आभा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। उसकी आभा असीम और भयानक लग रही थी। केवल उसके शरीर से उत्पन्न होने वाली आभा ही उसके चारों ओर की हवा में अत्यधिक उतार चढ़ाव पैदा कर रही थी, जिससे आसपास का तापमान प्रभावित हो रहा था। इस समय ये जियाओ पहले ही उस चरण पर पहुंच चुका था जहां से होकर वह नए दायरे में कदम रखने वाला था। इस विशेष दिन पर आसमान में अंधेरा छा गया क्योंकि बादलों ने सूरज की रोशनी को जमीन पर प्रतिबिंबित होने से रोक दिया था। अचानक एक भयानक शक्ति मुझ पर हावी हो गई। कच्चा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बादलों में अराजकता के नियम तुरंत बिजली के संकट में बदल गए और तुरंत ये जियाओ के शरीर पर उतर आए। बिजली का संकट उन सांपों के समान था जिनमें एक शक्तिशाली शक्ति समाहित थी। ये जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और रुक गया। वह चकमा नहीं दिया और बिजली के कष्ट को अपने शरीर पर गिरने दिया। बूम बूम बूम, बिजली का संकट ये जियाओ पर लगातार गिर रहा था और वे सभी बिना किसी अपवाद के उसके शरीर पर गिरे। प्रत्येक बिजली संकट में पीक कैओस 10 दायरे के योद्धा को राख में बदलने की क्षमता थी। ये जियाओ के माथे पर ठंडा पसीना उभर आया, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और डटे रहे। वह अपने शरीर पर हमला करने वाली बिजली को निगल सकता था, लेकिन ये जियाओ ने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते थे और ताकतवर बनाना चाहते थे। ये जानना होगा कि ये जियाओ किसी भी खेती की तकनीक की खेती नहीं कर रहा था। इस प्रकार यद्यपि उनकी साधना तेजी से बढ़ रही थी,
उनका शरीर हमेशा वैसा ही था। पिछली बार क्यूई परिवार के तहत गुप्त स्थानिक क्षेत्र में ये जियो को शक्तिशाली गड़गड़ाहट के तहत अपने शरीर को संयमित करने का अवसर मिला था, और अब बिजली का कष्ट उसके शरीर को संयमित करने का दूसरा अवसर था। वह बिजली के कष्टों को सहकर इस अवसर को कैसे जाने दे सकता था? ये है। दूसरी ओर दोनों लड़कियां उस समय घबरा गईं जब उन्होंने बिजली के संकटों को प्रकट होते और ये जियाओ पर हमला करते देखा। जैसे ही बिजली के संकट ने ये जियाओ पर हमला किया, दोनों बहनें हमले के अवशेषों से उड़ गईं। ये डरावना था। सौभाग्य से वे ये जियाओ से बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं आई। क्या हो रहा है? यान मुलान हैरान था। उसने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ बहन, ये जियाओ कैओस स्पिरिट दायरे में प्रवेश कर रहा है। वह बिजली के कष्टों का सामना कैसे कर सकता है? केवल वे लोग जो स्पिरिट फ्यूजन के 3 चरणों से गुजर चुके हैं और कैओस स्पिरिट से ट्रिगर्स बनने वाले हैं बिजली संबंधी कष्ट। ये जियाओ ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वह अभी भी आत्मा सम्लन के 3 चरणों से बहुत दूर है? इसी बात ने जू यू को भी चौंका दिया। हालांकि जब उसने इस बारे में गहराई से सोचा तो उसे इसका कारण पता चल गया। उसने ये जियाओ को देखा और बोली, यान, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह रेड स्टार गुप्त क्षेत्र है। ये गुप्त क्षेत्र कैओस स्पिरिट दायरे और उससे ऊपर के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि किसी भूमि के नियम की अवहेलना करना, फिर चाहे वो अराजकता की भूमि हो या शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा बनाई गई छोटी भूमि वाले गुप्त क्षेत्र, इसकी आत्मा के क्रोध को भड़काता है। रेड स्टार सीक्रेट दायरे ने ये जियो को कैओस डस्ट दायरे में घुसकर उस पर हमला करते हुए पाया होगा। वह ये जियो को अंदर घुसने से रोकना चाहता होगा। अगर ये जियो कैओस स्पिरिट दायरे में कदम रखता है तो उसके नियम टूट जाएंगे। उस पर समय आने पर बाहर प्रतीक्षा कर रहे अनगिनत अराजकता आत्मा क्षेत्र के योद्धा अपनी इच्छानुसार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। जहां तक लू मिंग और मेंगशा की बात है, जहां तक मैं सोच सकता हूं, मुझे लगता है कि उनके पास कोई खजाना होगा जिसने उनके अस्तित्व को रेड स्टार सीक्रेट दायरे की इंद्रियों से दूर रखा होगा। रेड स्टार सीक्रेट दायरे की आत्मा उनके अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम नहीं होगी, किसी कारण से वे गुप्त क्षेत्र के अंदर कदम रखने और यहां वहां तबाही मचाने में सक्षम हुए। जब यान मुलान ने जू यू के स्पष्टीकरण को सुना तो उसने समझ में अपना सिर हिलाया। उसकी बड़ी बहन की बातें समझ में आ रही हैं।